कितनी वेबसाइट्स बेची और उनसे कितना पैसा कमाया था? एस्क्रो पे अभी 10 to 15 बेच रखी है और टोटल पैसा $25,000 से ऊपर ही है। सबसे आपका बड़ा फ्लिप कितने का रहा है? तो मेरा अभी तक सबसे बड़ा फ्लिप $15,000 कुछ का था। डोमेन की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, आपके डोमेन का नाम बहुत अच्छा है और या फिर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, एसईओ ट्रैफिक, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, आप ऑलरेडी कमा रहे हो, या आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बहुत अच्छी है जो सामने वाले को बहुत बेनिफिट देगी और उसके थ्रू वो उसकी ब्लॉग किक स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसी कोई वेबसाइट होती है, इस 3-4 पॉइंट्स के हिसाब पे आप अपनी वेबसाइट बेच सकते हो। वेलकम टू 6th एपिसोड ऑफ कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज हमारे साथ है मेरे एक फ्रेंड जिनका नाम है मुकुल। सो बेसिकली मुकुल जो है वो एसईओ करते हैं। एंड एसईओ भी कहाँ से करते हैं? ये इंडिया में बैठ के एसईओ नहीं करते, ये बेसिकली जो हमारे वर्ल्ड का डिजिटल नोमैड सिटी या कंट्री, सिटी बेसिकली कह लो उसको, चियांग माई, वहां से ऑपरेट करते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि कैसे ये वेबसाइट्स बेच के इन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में $25,000 एंड उससे भी ज्यादा कमाए। सो बेसिकली हेलो मुकुल, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दिया, अब इनसे थोड़ा जानते हैं कि कौन है मुकुल और एग्जैक्टली ये क्या करते हैं। सो मुकुल बताओ अपने बारे में, कौन हो आप, कहाँ से आते हो, क्या करते हो? तो हेलो, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा नाम मुकुल है और मैं इंदौर से हूँ और मैं अभी फिलहाल 20 साल का हूँ और मैं पिछले 1 साल और 2 महीने से चियांग माई थाईलैंड में रह रहा हूँ। ओके। और मैं वहाँ से एसईओ करता हूँ और बेसिकली डिजिटल नोमैड और ये जो भी चीजें होती है, और चियांग माई को एसईओ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे सारे बड़े बड़े एसईओ जैसे मैट डेगेटी, काइल रू, वो सब भी रहते हैं। करेक्ट। और वहाँ पे एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनी है, मीटअप्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी और वहाँ से मैं वहाँ पे रहता हूँ और मैं एसईओ करता हूँ। करेक्ट। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी इनसे खुद सुना कि ये बेसिकली चियांग माई मतलब इंडिया के बाहर से रह के एसईओ का काम करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो एसईओ का पोटेंशियल कितना है। मतलब लोग यूजुअली, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखा कि लोग हमेशा बात करते रहते हैं कि यार वो एक बेसिक वेबसाइट चलाने पे स्ट्रगल कर रहे हैं, पर आप अगर अपनी चीजें सही तरीके से करते हो तो आप लेजिट एसईओ को बहुत स्केल अप करके आप इंडिया के बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने ही बताया, चियांग माई जो है वो एसईओ का कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का। जितने भी बड़े एसईओ, जैसे मैट डिजिटी हो गया और काइल रूफ हो गया, ऐसे बहुत सारे जो बड़े एसईओ हैं पूरे वर्ल्ड के, वो भी उसी जगह से ऑपरेट करते हैं। सो आगे इस पॉडकास्ट में इनसे और जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या फायदे होते हैं अगर आप इंडिया से बाहर रह के काम करते हो। पर अब इनसे एक्चुअली में वो बात करते हैं कि ये वेबसाइट्स फ्लिप करके पैसे कैसे कमाते हैं। सो मुकुल, हमें वो स्टोरी बताइए कि जैसे आपने मेरे को भी अभी आप दिखा रहे थे, आपने फ्लिपा वेबसाइट्स आपने कहाँ पे बेची हुई हैं? मैंने वेबसाइट्स फ्लिपा पे बेची है, मैंने वेबसाइट ओडिस पे भी बेची है, मैंने गोडैडी ऑक्शंस पे भी बेची है और मैंने प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स पे भी बेची है। ठीक है, तो इन्होंने, अभी मैं यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले कर दूंगा जहां पे इनकी सारी ट्रांजैक्शंस दिख रही होंगी कि आज तक इन्होंने जितनी भी वेबसाइट्स बेची है वो कितने की बिकी है। सो मुकुल, आपने कितनी टोटल वेबसाइट्स बेची है? मैंने अभी फिलहाल 15+ वेबसाइट्स बेची है और इसमें प्राइवेट डील्स भी है और इसमें फ्लिपा पे भी है और एस्क्रो। तो एस्क्रो कितनी वेबसाइट्स बेची और उनसे कितना पैसा कमाया था? एस्क्रो पे अभी 10 to 15 बेच रखी है और टोटल पैसा $25,000 से ऊपर ही है। अगेन जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक चल रही होगी, प्रॉपर लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इन्होंने कितने कितने अमाउंट की वेबसाइट्स बेची है। तो जब आप ये वेबसाइट बेचने की बात करते हो तो एग्जैक्टली वेबसाइट बेचना होता क्या? अगर एक बिगिनर ये वीडियो देख रहा है जिसने अपना ब्लॉग जस्ट शुरू किया है या वो ब्लॉग शुरू कर रहा है, वो पोटेंशियल देख रहा है कि ब्लॉगिंग का कितना है, तो उनको थोड़ा बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली वेबसाइट बेचना, वेबसाइट फ्लिप करना, ये मॉडल क्या होता है, ये चलता कैसे है? तो बेसिकली वेबसाइट फ्लिप करने का मॉडल ये होता है कि अगर आपकी वेबसाइट में कुछ वैल्यू है और सामने वाला कुछ उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो आपका डोमेन की वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, आपके डोमेन का नाम बहुत अच्छा है, और या फिर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, एसईओ ट्रैफिक, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, आप ऑलरेडी कमा रहे हो, या आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बहुत अच्छी है जो सामने वाले को बहुत बेनिफिट देगी और उसके थ्रू वो उसकी ब्लॉग किक स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसी कोई वेबसाइट होती है, इस 3-4 पॉइंट्स के हिसाब पे आप अपनी वेबसाइट बेच सकते हो और उसके बदले में आपको पैसे मिल सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्केल पे वो कर रहे हो, जैसे आपका कितना ट्रैफिक है, कितना मंथली रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल बेसिक नीश वेबसाइट्स में अगर आप मान लो $3,000 महीने में कमा रहे हो, तो वो $90,000 में बिक सकती है आपकी वेबसाइट, ऑलमोस्ट 30 to 40x मंथली प्रॉफिट पे बिक जाती है। और ब्रांड नेम की बात है तो फिर वो डोमेन फ्लिपिंग और ये सब बात हो गई, लेकिन उसमें भी काफी लोग पैसे कमाते हैं, वो एक डिफरेंट नीश है। हाँ। पर इन जनरल आप बहुत सारी अलग अलग तरीके से
वेबसाइट्स बेच सकते हो। मैंने वेबसाइट्स बेची है जहाँ पे मैंने बस बैकलिंक की प्रोफाइल इतनी अच्छी थी वेबसाइट की कि किसी ने मुझे $6,800 देने के लिए रेडी हो गया और मैंने वो वेबसाइट बेच दी। एस्क्रो पे उसका प्रूफ भी है। ओके। और कोई वेबसाइट मैंने ट्रैफिक के बल पे बेची कि उस पर ट्रैफिक आ रहा है पर रेवेन्यू नहीं बन रहा। मैं अच्छे से मोनेटाइज नहीं कर पाया, पर सामने वाला जो दे रहा है वो कर सकता है। तो उसने उस पर पोटेंशियल देखा और उसने मुझे उसके लिए $5,500 दे दिया। करेक्ट। और ये ऐसी वेबसाइट थी जो मैंने खुद ने खरीदी थी एक प्लेटफॉर्म से, जो कि फ्लिपा ही है। और मैंने वो 1500 की ली और फिर मैंने इवेंचुअली उस पर थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ाया और कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी, जैसे कंटेंट डाला, लिंक्स बनाई और मैंने उसको आगे ट्रैफिक बढ़ा के बेच दी। अब सामने वाला उसको मोनेटाइज कर रहा है अच्छे से और वो वेबसाइट चला रहा है। गॉट इट। सो आपने ये जितनी भी वेबसाइट्स अभी तक बेची हैं, सो इनमें एग्जैक्टली किस टाइप की वेबसाइट्स थी? क्या इन पे ट्रैफिक था या इन पे बैकलिंक्स थे, या सबसे आपका बड़ा फ्लिप कितने का रहा है? अभी तक सबसे बड़ा फ्लिप $15,000 कुछ का था। ओके। कैसी वेबसाइट थी, क्या ट्रैफिक था, क्या अर्निंग थी? तो वो जो वेबसाइट थी उस पे ऑलमोस्ट $400 महीने का बन रहा था। ओके। वो एजुकेशन नीश की थी करेक्ट। और यूएस टारगेट कर रहे थे और उसमें हम उस पे एडसेंस यूज कर रहे थे और वो इतने अच्छे से मोनेटाइज नहीं थी। पर जो सामने वाला बंदा था उसके पास मीडिया वन की एक वेबसाइट एक्सेप्टेड थी, तो उसने मीडिया वन पे स्विच करके इमीडिएटली रेवेन्यू बम्प कर लिया, इसलिए वो जस्टिफाई कर पाया इतना पे करना। और वो वेबसाइट मैंने एक बंदे से ली थी, पहले इंडिया का बंदा था, मैंने प्राइवेटली फेसबुक से उससे ली थी। मैंने उस पर कंटेंट डाला, मैंने थोड़ी लिंक्स बनाई, वो ग्रो हुई और वो एजुकेशन नीड साइट अच्छा पैसा कमा रही थी, आरपीएम्स अच्छे थे। और अगर मैं रफली बताऊं तो कोर्स के अराउंड थी, लेकिन मैं कोर्स नहीं बेच रहा था उस पर ऐसा कुछ नीश था उसका। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा था। और उस पे जो ट्रैफिक था वो अबाउट 30-40,000 था। गॉट इट। सो यहाँ पे जैसा आपने बताया कि ट्रैफिक उस पर 30-40,000 के आसपास का था, करेक्ट? एंड वो आपने कितने की खरीदी थी वेबसाइट? वो वेबसाइट मैंने ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए की खरीदी थी। 3 लाख, मतलब जो कि ऑलमोस्ट कितने, $4,000-5,000 के आसपास। तो आपने वो खरीदा, उस पर फिर फर्दर कितना इन्वेस्ट करा? मुश्किल से $1,000। मतलब $5-6 हज़ार आपने इन्वेस्ट करा उस वेबसाइट से। कमाया कितना बेचने से पहले? कमाई मेरे उससे ज्यादा नहीं, बस $1,000-2,000 हुई होगी। मतलब मोटे मोटा आपने $4-5 हज़ार लगाया और उसके $15,000 बन गए। कितने टाइम में बने? ये ऑलमोस्ट मान लो 6 महीने। मतलब 6 महीने में आपने $10,000 का प्रॉफिट निकाला। वो भी साइड हसल। साइड हसल मतलब साइट, मतलब आपकी प्राइमरी वेबसाइट नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन ये देखने वाली बात है कि कितना सारा पोटेंशियल अगर आप ब्लॉगिंग को राइट तरीके से करते हो। मैंने भी अपने चैनल पे काफी सारी केस स्टडीज डाली कि आप वेबसाइट बेच के कैसे पैसे कमा सकते हो। मैंने भी अपनी रिसेंट में 1-2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी जहां पे मैंने दिखाया था कैसे मैंने एक $150 अर्न करने वाले ब्लॉग को ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख रुपए में सेल किया था। मतलब $7-8 हज़ार कमाने वाले ब्लॉग को 20 से 25 गुने में बेचा था। सो पोटेंशियल तो बहुत है। जो लोग कहते हैं ना मैं 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे, टाइम मैटर नहीं करता है कितने टाइम से कर रहे हो, क्या आप राइट डायरेक्शन में कर रहे हो उससे मैटर करता है। राइट डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होती है वेबसाइट बेचने के लिए? तो इसमें राइट डायरेक्शन 2-3 पॉइंट्स में अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मेन जो मैंने वेबसाइट्स बेची है वो इसलिए बिकी है क्योंकि उन पर ट्रैफिक है। तो आपको एम करना है कि अगर आपको सही डायरेक्शन में जाना है तो या तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, और सबसे अच्छी बात होगी कि ट्रैफिक प्लस उस पर पैसा भी बन रहा है, तो आप उसको 30-40x मल्टीपल में बेच पाओ। या फिर आपकी वेबसाइट पर बैकलिंक्स इतनी अच्छी हो कि कोई जस्टिफाई कर पाए उसको लेने के लिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत एक्सपायर्ड डोमेन्स ले रहे हैं। और अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे ओल्डेस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहां जाओगे तो वहाँ मिनिमम डोमेन्स ही 800 से चालू हो रहे हैं, $800। तो अगर आपका डोमेन अच्छी लिंक प्रोफाइल का है और कोई अच्छी नीश में है और आपको परफेक्ट बायर मिल गया जो वो नीश में डोमेन्स ढूंढ रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छा प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा। गॉट इट। सो अगेन एक वेरी बिगिनर क्वेश्चन, पर ट्रैफिक वेबसाइट पे कैसे लाए? ट्रैफिक का मेन सोर्स तो एसईओ ही होता है। ओके। और तो ऐसे कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करें? मतलब आपकी गो टू स्ट्रैटेजी क्या है इजी कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए? तो अब जैसे मैं वेबसाइट्स बेचता हूँ वैसे मैं रिसर्च भी करता हूँ फ्लिपा पे, और मैं जाके देखता हूँ फ्लिपा पे कि कौन सी वेबसाइट्स है जो बहुत कम पैसा, जैसे $100 महीने का कमा रही है। क्या अभी हम प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं? अगर हम क्विकली किसी को कोई नीश दिखा पाए, कोई कीवर्ड्स दिखा पाए? हाँ श्योर, करके दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी हम आपको प्रैक्टिकली में रिसर्च करके दिखा रहे हैं कि कैसे वेबसाइट सेल करने वाली नीशेस और कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। सो यस, कैसे करते हैं?
तो पहले हम यहाँ पे फ्लिपा पे जाएंगे flippa.com पे हम और गए, फिर हम वेबसाइट्स पे जाके कंटेंट पे दबाएंगे। कंटेंट पे दबाया, अब कंटेंट पे दबाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप फिल्टर्स चूज कर सकते हो। पहले तो आप देखोगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स है जो ऑलरेडी बिक रही है, ओके, जैसे ये $2 लाख में है और ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है। पर आपको देखनी है वेबसाइट्स जो छोटी वेबसाइट्स है और जो कुछ $100 महीने का कमा रही है। जैसे आपको ये दिख गई $7,500 की इस पे बिड लगी हुई है और ये $600 नेट प्रॉफिट है। और ये क्राउड सोर्स म्यूजिक, ये ऐसा नीश है जो आपको खुद ढूंढने पे ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा, तो आप ऐसी यूनिक नीशेस टारगेट कर सकते हो जिसपे और मोस्ट लाइकली इस पे कंपटीशन भी काफी लो होगा। ओके, पर आप यहाँ फिल्टर्स चूज कर सकते हो और आप प्राइस रेंज और मंथली प्रॉफिट, जैसे मैंने मैक्सिमम मंथली प्रॉफिट रख दिया $200 और मिनिमम रख दिया 50। ओके, तो ये वेबसाइट्स कुछ पैसा तो कमा ही रही है। करेक्ट, अब आपके पास ये सारी लिस्ट आ गई है, जैसे comicsandcosplay.com और फ्री फीस्ट, और ये वेबसाइट्स अगर आप जाके देखोगे तो ये ना, ये वेबसाइट्स इन पे ट्रैफिक कम है और अगर ट्रैफिक कम है और कम पैसे कमा रही है, मतलब इसका प्रॉब्ली स्टैट्स भी कम ही होंगे, लो डीआर होगी और ये ऐसे कीवर्ड्स टारगेट कर रही होगी जो कि लो कंपटीशन होंगे और पोटेंशियल बहुत होगा इनमें, मतलब इनको ग्रो करना बहुत इजी होगा। ये उनके लिए है कि अगेन इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले आप जो है इससे रिसर्च करके सेम वेबसाइट भी बना सकते हो, करेक्ट, एंड इसके साथ साथ अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप इन वेबसाइट्स को खरीद के बहुत इजीली ग्रो करके और मल्टीपल एक्स में बेच सकते हो। जैसे इन्होंने एक रिसेंट में भी हमें अपनी स्टोरी बताई कि आप इन्होंने $3-4 हजार की वेबसाइट खरीदी, उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा, देन उसको फिर और मल्टीपल एक्स में बेच दिया। सो ये वो तरीका था कि कैसे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और एक और तरीका है जिससे आप अच्छे से वेट कर सकते हो वेबसाइट्स कि अगर कोई इस पे बेट कर रहा है, अगर इस पे ज्यादा बेट्स है तो इसका मतलब ये है कि लोग ऑलरेडी वो वेबसाइट को मतलब लोग खुद देख रहे हैं, जिनको एसईओ आता है वो खुद देख रहे हैं कि यार ये वेबसाइट अच्छी है, तो वो बेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हाई पोटेंशियल वाली वेबसाइट्स होगी, जो ये इनकम ब्रैकेट में होगी, उस पर बेट्स होगी क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है वो लेने में, क्योंकि उनको पता है अच्छी वेबसाइट है। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप बस ऐसी वेबसाइट्स देखो जो कम पैसा कमा रही है और उस पर थोड़ी बहुत कीवर्ड रिसर्च करो, एचरेफ से रिवर्स इंजीनियर करो कीवर्ड्स और लो कंपटीशन कीवर्ड्स ढूंढो। अब आपको मैनुअली देखना पड़ेगा सर्च में जाके हर कीवर्ड की कि कैसा है उसका कंपटीशन और कैसा क्या, मतलब आप और आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत लो कंपटीशन टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली आप कम बजट में रैंक कर पाओगे, और कोई कोई कीवर्ड्स के लिए तो आप बिना बजट के भी रैंक कर सकते हो, पर उसमें मेहनत बहुत लगती है, टाइम बहुत लगता है। पर आप बेसिकली इसमें फिल्टर करो लो इनकम वाली और आप ऐसी वेबसाइट बनाने का एम करो, और इवेंचुअली अगर आपकी वेबसाइट $100 महीने का कमा रही है तो वो आप उसको बेच सकते हो $3,000 महीने में। सो अब बात करते हैं कि आपने अपनी पहली वेबसाइट कैसे और कहाँ पे और कितने में बेची थी, ठीक है, और कब बेची थी? हाँ, तो मैंने मेरी पहली वेबसाइट फ्लिपा पे बेची थी, ठीक है, और वो मैं वेबसाइट बता भी सकता हूँ। ठीक है, बता दो। तो वेबसाइट का नाम था topcocbasis.com ओके, और वो मैंने 3 साल पहले बेची थी फ्लिपा के थ्रू। मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। मतलब आप जब 17 साल के थे? हाँ, Correct. और तब ये मेरी मतलब पहली बड़ी इनकम थी एसईओ से, और मैं बेसिकली ट्राई कर रहा था वेबसाइट रैंक करूँ, तो मैंने इस पे पहली बार पीवीएंस ट्राई करी थी और पीवीएंस की वजह से ये रैंक कर गई एकदम से, और इसने ज्यादा $100 कमाए होंगे और फिर उसके $750 और पीवीएंस के लिए मैंने लगाए थे $100। मतलब 17 साल की उम्र में $1000 का टेस्ट ले लिया था। और फिर मेरे पास ये पैसा आया और मेरे को मतलब मजे आ गए कि ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको और एक्सप्लोर करता हूँ। फिर इवेंचुअली मैंने ना फेसबुक ग्रुप्स पे जाना चालू किया, और ये सेम जो मॉडल है, तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि मैंने एक फ्रेश डोमेन लिया, उस पे मैंने कंटेंट डाला, और ये नीश थोड़ी हार्ड थी उस टाइम पे क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था। पर अब अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं मतलब बहुत अच्छा रैंक कर सकता हूँ। पर ये नीश थोड़ी ग्रे एरिया में भी है क्योंकि कॉपीराइट और ये सब में भी आपको कर रहे हो। हाँ, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, पर ये बहुत अच्छा है। बेसिकली डजंट मैटर कि वो अच्छा था खराब था, मैटर ये करता है कि आपने एसईओ से पैसे कमाए, राइट, वेबसाइट पेज के पैसे कमाए, क्योंकि बहुत से लोग इसी लूप में फंसे रह जाते हैं कि यार हम वेबसाइट कैसे बनाए। तो अब बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स होती है एक वेबसाइट सेल करने के लिए। एक बिगिनर कैसे वेबसाइट सेलिंग, वेबसाइट फ्लिपिंग में आ सकता है? तो अगर बिगिनर है और अगर उसके पास पैसा है तो मैं रेकमेंड करूंगा एक्सपायर्ड डोमेन लेने का। ठीक है, अब एक्सपायर्ड डोमेन आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हो। हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर। हाँ, तो
आप इनकी वीडियो रेफर कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आप एक्सपायर्ड डोमेन कैसे ढूंढ सकते हो। मैं पर्सनली GoDaddy ऑक्शन से लेता हूँ मेजॉरिटी डोमेन्स। मैंने कुछ मार्केट प्लेसेस से भी लिया है, जैसे डोमेन कोस्टर्स और ओडेस। और मार्केट प्लेसेस के अलावा आप फ्लिपा पे भी मिल सकते हैं आपको, पर वो काफी रेयर होता है। मोस्टली वेबसाइट्स होती है जो पैसे कमा रही हो, 20, 30, 40, 50 डॉलर। तो अगर आपके पास पैसा है तो मैं रेकमेंड करूंगा एक्सपायर्ड डोमेन, या फिर ऐसी वेबसाइट जिसपे थोड़ा ट्रैफिक आ रहा है, वो आप फ्लिपा से ले सकते हो, जैसे मैंने बताया था। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। या फिर अगर आपको फ्रेश डोमेन से स्टार्ट करना है, जैसे आपने नेमचीप पे जाके $8 का डोमेन ले लिया। हाँ, मतलब एक वो भी पॉइंट जहाँ पे बिगिनर के पास पैसा नहीं है, वो कैसे हाँ, कर सकता है? तो अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आपको डोमेन तो लेना ही पड़ेगा। आपको होस्टिंग भी एक लेनी ही पड़ेगी। होस्टिंग के लिए अगेन बिग प्रमोशन, आप मेरे लिंक से अगर होस्टिंग परचेज करते हो तो वहां पे आपको मैं काफी सारी फ्री थीम्स एंड प्लगइन्स प्रोवाइड करता हूँ। होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदने के साथ आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिलता है। सो आपका कुछ 24-25 सौ रुपए साल का खर्च आता है। मेरा कूपन कोड यूज करना, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना, पैकेज परचेज करना है, मेरा कूपन कोड कुशल10 यूज करना, आपको कुछ 2400 रुपए ईयर का पड़ेगा। आगे बताइए। तो आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों चालू हो गया है। हाँ, आप उस पर वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और आप फिर उस पर कंटेंट डालना चालू करो। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एआई कंटेंट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो अगर आपको सस्ते में स्केल करना है तो एआई कंटेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको इतनी आपकी इंग्लिश में इतनी स्किल्स नहीं, आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है, तो आपको एआई बहुत हेल्प करेगा। तो आप एआई के थ्रू आप कंटेंट लिख सकते हो, पर खुद भी एडिट करना कि एक्चुअल में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, तभी जाके वो रैंक करेगा। हाँ। एआई कंटेंट वर्क नहीं करता, एक डिस्क्लेमर। हम्म। आप जब तक उससे मैनुअल एडिटिंग नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला। और उसमें भी काफी चीजें करनी पड़ती काफी है। चीजें, एडिटिंग हो गया, फैक्ट चेक हो गया, खुद के पॉइंट्स, खुद के ओपिनियंस डालो। खुद के ओपिनियंस और रोबोटिक कम लगे, हाँ। ह्यूमन लगे कि ह्यूमन ने लिखा है। और कुछ उसका एंगल होना चाहिए जो आपको ऐसा नहीं लगे कि बस आपको एआई ने लिख के दे दिया, खुद का एक पर्सनल एंगल। और तभी जाके गूगल उसको प्रेफर करे। हाँ, तो आप ये करो और फिर इवेंचुअली आपको वेट करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ आप नहीं डाल सकते पैसे, तो आप बैकलिंक्स भी नहीं ले सकते। और बैकलिंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रैंकिंग्स के लिए। तो आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, आप कोई टूल के फ्री ट्रायल्स कर सकते हो, जैसे सर्फर एसईओ, पेज ऑप्टिमाइजर प्रो। और आप उससे यूज कर करके आप ऑन पेज ऑप्टिमाइज कर लो। आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने का ट्राई करो। एक छोटे टॉपिक को पकड़ो, उसमें जितना आप कवर कर सकते हो करो। लो कंपटीशन कीवर्ड, इवेंचुअली आप थोड़े बहुत रैंकिंग्स पकड़ोगे, थोड़े बहुत ट्रैफिक पर रैंक करोगे, और इवेंचुअली आप एक वेबसाइट बिल्ड कर पाओगे धीरे धीरे। पर उसमें टाइम लगेगा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप लिंक्स बनाते हो और आप सब जैसे सब करते हैं बेसिक, अभी जो भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं पैसे लगाते हैं, हर महीने लिंक्स लेते हैं, लिंक वेलोसिटी का ध्यान रखते हैं और डाइवर्सिफाई करते हैं लिंक प्रोफाइल, अगर आप ये सब नहीं करें तो आपको बहुत टाइम लगेगा, कि अभी बहुत कंपेटिटिव हो गया है, पर कर सकते हो। डेफिनेटली डूएबल है। अब ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेबसाइट्स बिकती हैं और वेबसाइट्स फ्लिप होती हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मैंने टॉप 3 आप अगर कोई रेट करना चाहो। अगर सबसे अच्छा जो देखा जाए वो मेरे लिए फ्लिपा रहा है। सेकंड मेरे लिए रहा है प्राइवेट ग्रुप्स। तो उसमें आपको कमीशन पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फेसबुक पे डायरेक्टली किसी से बात कर रहे हो और आप एस्क्रो के थ्रू, जो कि एक थर्ड पार्टी मीडिएटर है, हाँ, आप उसके थ्रू आप फंड्स की देखभाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक तरह से सेफ्टी मिल जाती है कि आप पहले डोमेन ट्रांसफर करोगे, फंड्स वो ब्लॉक करेंगे, जब डोमेन आ जाएगा देन दे विल रिलीज द फंड्स, तो स्कैम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप एस्क्रो के थ्रू जाओ, उसमें आपको फीस भी नहीं लगेगी और आप डायरेक्टली नेगोशिएट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे डोमेन से जो जितनी उनकी वैल्यू नहीं थी उससे ज्यादा में बेचा है। तो अब इसमें से बहुत सारे डोमेन एक्चुअल में $100 नहीं कमा रहे थे महीने का, तभी मैंने उनको 3,000 से ज्यादा में बेच दिया। इसलिए क्योंकि उनकी बाकी चीजों में भी वैल्यू थी, जैसे उनकी लिंक्स अच्छी थी, उन पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, जो मैं खुद पर्सनली अच्छे से मोनेटाइज नहीं कर पाया। पर जो बायर था उसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट होगी वो नीश में, या उसको बहुत उसकी पहचान होगी, उसकी कनेक्शंस होंगे एफिलिएट नेटवर्क से, तो उनने ली और वो अच्छे से मोनेटाइज कर पाए हैं उसको। गॉट इट। तो आप ये भी कर सकते हो। और जो थर्ड होगा, अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है तो आप एम्पायर फ्लिपर्स या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म, लेकिन उसमें वेटिंग प्रोसेस बहुत हार्ड रहता है और आप मोस्टली $500 से $1,000 मिनिमम आपको कमाना पड़ता है महीने का। पर एम्पायर फ्लिपर्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब अगर बाकी प्लेटफॉर्म देखें तो मैंने पर्सनली एम्पायर फ्लिपर्स यूज नहीं किया, पर मेरे सारे दोस्त रेकमेंड करते हैं, तो मैं वो बता रहा हूँ अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है तो। पर मैंने GoDaddy ऑप्शंस बहुत ज्यादा यूज किया है, वेबसाइट बेचने के लिए भी, खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी। और GoDaddy ऑप्शंस के बाद मैंने ओटिस अभी फिलहाल में यूज किया था, जिससे मैं वेबसाइट बेच पाया एक। और बस।
सो अभी तक हमने बहुत ज्यादा एसईओ के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं एंड ये पूछते हैं कि आपने एग्जैक्टली एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे आए और आपकी मोटिवेशन क्या थी इन सब चीजों पे काम करने के लिए, मतलब क्यों आपने स्टार्ट करा, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, स्कूलिंग आपकी कैसी रही, कॉलेज में क्या करा, फिर ये सब में कैसे आप एंटर हुए? तो मैं लकीली एक बहुत अच्छे स्कूल में था और वहाँ पे ऑल्दो हमारे पास हम काइंड ऑफ मिडिल क्लास थे, तो ऑल्दो हमारे पास जनरेशनल वेल्थ और ये सब नहीं था, तो मेरे पापा ने भी स्क्रैच से चालू किया, हमने मेहनत करके पैसे कमाए, तो वो हमेशा मेरे माइंड में रहता था। अब मैं जब स्कूल में जाता था तो मैं देखता था कि वहाँ पे कितने रईस लोग हैं और बहुत सारे लोग फ्लेक्स करते थे, तो मैं भी सोचता था कि यार मैं भी ये सब चीजें लूं, और वो लेने के मेरे को वो मेरी इच्छाएं बहुत सारी थी, तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं। अब मैं वो घर पे मांगने की इतनी इच्छा थी नहीं, मैं ऑल तो मांगता बहुत था, फिर भी मेरी इतनी इच्छा नहीं थी कि मैं लिटरली आईफोन मांग लूं या मैं ऐसा कुछ मांगू। तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ कुछ खुद करने का ट्राई करता हूँ। तो पहले मैंने चालू किया मोबाइल लड्डू जैसे ऐप आते थे जिसमें मोबाइल रिचार्ज, तो मैंने देखा अच्छा पैसे कमा सकते हो आप, तो मैंने फिर यूट्यूब चालू कर दिया। तो फिर मैंने यूट्यूब चालू किया, उसमें मैं ऑटोबायोग्राफीज और बस कॉपीराइटेड कंटेंट डालते जा रहा था, पर उस टाइम यूट्यूब बहुत इजी था, तो मेरे इवेंचुअली 37,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मेरे पहले के $5 जो मैंने कमाए थे यूट्यूब से कमाए थे, उसका शायद स्क्रीनशॉट भी मेरे पास होगा, अभी होगा तो मैं शेयर करूंगा। और फिर उसके बाद वहां से मेरे को $5 कमाने के बाद ऑल्दो मेरे को मिले नहीं क्योंकि $100 का थ्रेशोल्ड होता है। हाँ, पर तब ऑलमोस्ट मोनेटाइजेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट्स थी नहीं, और फिर इमीडिएटली आई थी थोड़ी बहुत, वो भी 4,000 घंटे का वॉच टाइम ऐसा कुछ, या 1,000 घंटे का, 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे का वॉच आवर टाइम। तो उस तब तक तो मैंने हटाई क्विट ही कर दिया था, क्योंकि मेरा चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से हटा दिया गया था। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारा मैंने उस पर स्पैम करा था, तो इवेंचुअली वो हट गया, तो मैं फिर नई चीजें ढूंढने लग गया। अब बीच में मेरे 10th आ गई और मतलब मेरे एग्जाम्स आ गए, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाया। फिर इवेंचुअली जब मैंने नए सिरे से चालू करने का सोचा, तब मैंने सोचा कि यार अब मेरे को कमाना तो है, तो मैं देख रहा था, मैं हमेशा ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे वेबसाइट बनाने की इच्छा नहीं थी, पर इवेंचुअली मैंने ब्लॉग स्पॉट पे सीखा, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो किया और फिर मैंने धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट करी। अब मेन चीज थी कि मैंने इंप्लीमेंट करी तो मुझे पता चला कि ये सब चीजें अब काम करती ही नहीं है, तो फिर इवेंचुअली मैंने वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा, और फिर मैंने एक वेबसाइट बनाई थी 2019 में, और वो वेबसाइट पे थोड़ा सा ट्रैफिक आया मुझे, और मुझे फिर पता चला कि यार रैंक तो मैं करा सकता हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे और रिसर्च करी और इवेंचुअली जो टॉप सीओसी बेसिस वाली वेबसाइट थी वो मैंने रैंक कराई पीवीएंस लेके, और वो ही इन्वेस्टमेंट होगी $100-200 पूरी मिला के, जो इवेंचुअली मेरी $750 में मैंने वेबसाइट बेची और वेबसाइट से भी थोड़े से पैसे कमाए, और वहां से कॉन्फिडेंस बना, और इवेंचुअली मैंने ऐसे चालू किया बेचना। साथ में मैंने अलग अलग फ्रीलांसिंग गिग्स करे, अलग अलग लोगों को मैंने आउटरीच किया, मैंने जॉब करी है, मैंने एक बार तो बिगेस्ट लिंक बिल्डिंग एजेंसीज के लिए भी काम किया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने करी मिलके। अभी भी मैं बहुत मिक्स करता हूँ चीजों का। मैंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही एक वेबसाइट बेची $5,500 में, पर अब ये थोड़ा मेरा मेन फोकस अब थोड़ा कहीं क्लाइंट साइड पे जाएगा, पर मैं सब कुछ साथ में अभी भी कर रहा हूँ और सब बहुत अच्छा चल रहा है। सो जैसा कि दोस्तों आपने अभी इनसे खुद सुना, इन्होंने 2019 में अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी, आज हम बैठे हैं 2024 में। इन्होंने अपने अच्छे खासे 3 से 4 साल चीजों को ग्रो करने में, चीजों को सीखने में, टाइम, मनी, एफर्ट सब डाला। मेरे को बहुत से लोग पता कमेंट करते हैं 2 महीने हो गए वेबसाइट बना, ट्रैफिक नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए ट्रैफिक नहीं आ रहा, 1 साल हो गया ट्रैफिक नहीं आ रहा। गाइज, ट्रैफिक लाना हलवा नहीं है, अब तो और कॉम्पिटिटिव हो गया है, पर अभी भी डुएबल है, अभी भी कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और भी मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे गेस्ट को लाऊंगा जो एसईओ से आज भी अच्छी खासी लिविंग कर रहे हैं, करेक्ट। बट स्टिल लोग कहते हैं कि वर्क नहीं करता और तरह तरह की बातें करते हैं, तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो लोग अभी जिनको 2 साल से कम टाइम हुआ है ना, उनको मैं यही सजेशन है मेरा, प्लीज ब्लॉगिंग में और टाइम दो और एफर्ट डालो, कोई साइड में जॉब करो, उससे पैसे कमाओ और वो इन्वेस्ट करो, क्योंकि सिर्फ आप ब्लॉगिंग के भरोसे रह के नहीं कर सकते, आप छोड़ दोगे। दैट इज वाई 90% ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग फंड नहीं कर पाते। एंड ये बिजनेस है। मैं बार बार हमेशा मैं एक नरेटिव रखता हूँ अपने चैनल पे कि ब्लॉगिंग को बिजनेस समझना चाहिए, एसईओ को बिजनेस समझना चाहिए, और आपके पास कोई साइड में चीज होनी चाहिए जिससे आप इसको फंड कर पाओ, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आप सिर्फ होस्टिंग डोमेन लेके लाखों रुपए नहीं कमाने वाले, ये तो स्टार्ट होता है। होस्टिंग डोमेन लो,
लिंक्स पे पैसा देना होता है, कंटेंट पे खर्च करना होता है, टूल्स पे देना होता है, तो सबको फंड चाहिए होता है। तो फंड कहाँ से आएगा? जब आप एक्चुअली में कहीं से पैसे कमा रहे हो, कोई जॉब करो, कोई और साइड हसल करो जिससे आपके पैसे आए, फिर जाके आप चीजें ग्रो कर पाओगे। तो आपने जब ये सब करा, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले इनिशियली तो उनको, जब मैंने पहली वेबसाइट बेची तो वो काफी हैरान थे, पर वो काफी खुश भी थे कि मैं कुछ कर रहा हूँ जीवन में, कुछ मैंने किया है अच्छा। और फिर इवेंचुअली उनने मतलब हमेशा सपोर्ट ही किया, उनने हर चीज पॉजिटिवली लिया और उनने हर चीज पे मतलब उनने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये कुछ गलत कर रहा है कुछ। मतलब मैं हमेशा से ट्रांसपेरेंटली बताता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे स्कैम नहीं कर रहा। करेक्ट है, तो उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको मैं समझाता भी काफी चीजें कि अरे ये देखो मैंने ये किया, ये देखो ये किया। सेम सेम। और उनको तो ज्यादा वो समझ रिलेट कर पाते, पर उनको सुन के अच्छा लगता है और क्योंकि थोड़ा समझ में भी आ जाता है कि आने लगता है ऐसा ऐसा कर रहा है ये वेबसाइट है। ऐसा ही कर रहा होगा। हाँ। हाँ सो जो इन्होंने स्कूल वाली स्टोरी बताई पूरी मैच करती है, मेरे साथ भी यही था। जो उन्होंने पेरेंट्स वाली बताई, मैंने भी सेम चीज करी कि मैं भी काफी ट्रांसपेरेंट रहता था, दिखाता था, बताता था, नो मैटर उनको कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, पर वो सुनना चाहते हैं। पेरेंट्स आपसे सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। लोग कटने लग जाते हैं अपने घर वालों से, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व रखना चाहिए। उनको भी इंटरेस्ट आता है कि इंटरेस्ट आता है, वो भी कुछ नया सीखेंगे। एनीवेज, सो अब अगेन आपके करंट सिनेरियो पे अगर आए, तो आप अभी करंटली, जैसे आपने बताया था इंट्रो में, आप 1 साल से चिंग रह रहे हो, इंडिया के बाहर रह के आप एसईओ कर रहे हो। उसकी थोड़ी सी हमें स्टोरी बताओ कि कैसे करते हो, क्या करते हो, वीजा का आपने कैसे अरेंज करा, फंड्स वहां पे कैसे मैनेज होते हैं, एंड वहां पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हो चिंग में? चिंग ही क्यों? मतलब आप इंदौर से थे, आप इंडिया में किसी बड़ी सिटी में आ सकते थे, जैसे गुड़गांव आ सकते थे, या आप मुंबई जा सकते थे, बैंगलोर जा सकते थे, आप चिंग ही क्यों गए, एंड कितना खर्चा आता है चिंग में रहने का? तो बेसिकली मैं इंदौर में रहता था। अब मैं वहां पे 19 साल रह लिया। अब मैंने कॉलेज से मैंने ड्रॉप लिया था और फिर मैं डिस्टेंस लर्निंग में एनरोल हुआ। तो मेरा बेसिकली सोशल सर्कल इतना था नहीं, और मैंने सोचा कि यार अगर मैं कहीं जाऊंगा, मुझे इच्छा थी कि मैं चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि अगर मैं एक ही एनवायरनमेंट में इतने टाइम से रह रहा हूँ तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था। अब मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर मैं कोई बड़ी सिटी में जाता तो मैं ऑलमोस्ट कहीं भी किसी को भी जानता नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे सारे एसईओज भरे हैं और जहाँ पे सारे सेम फील्ड में काम करते हैं लोग, और पोटेंशियली मेरे वहाँ पे अच्छे दोस्त बन जाएं, अच्छी नेटवर्किंग हो जाए, सोशल सर्कल अच्छा हो जाए। हाँ। अब उसमें मैंने सोचा, मेरे को पता नहीं था कि कौन रहता है, कौन सी कंट्री के लोग रहते हैं। पर हमारी भी एक बार बात हुई थी इस बारे में कि आप मूव इन करने का सोच रहे हो, आई गेस आप इंडिया में भी कंफ्यूज थे, कहीं आना चाहिए नहीं। अब वहां पे मैंने डिसाइड इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत इजी है मूव होना। ओके, अब क्या प्रोसेस है अगर कोई एसईओ चिंग माई में मूव होना चाहता है, या कोई भी डिजिटल नोमैड जो ऑनलाइन काम करता है? बेसिकली आप वहां जाके वेकेशन के लिए कभी जाओ तो आप वहां पे कुछ टाइम बिता सकते हो। ठीक है, आपको टूरिस्ट वीजा मिलेगा। ठीक है। अब उसमें आप काम नहीं कर सकते, लेकिन पर आप वहां पे जाओ, एक्सप्लोर करो, वेकेशन करो और देख लो कैसी जगह है। और काम तो आप कहीं भी बैठ के भी कर सकते फिर उसका जो प्रोसेस होता है, अगर आपको वहां पे काम करना है तो आपको वहां पे कंपनी खोलनी पड़ेगी, और आपको कंपनी खोल के एक वर्क परमिट मिलेगा, और आप उसके बेसिस पे आप वहाँ काम कर सकते हो, या फिर कोई आपको हायर कर ले, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग एलीट वीजा लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजें करते हैं। तो आप मतलब वीजे की बहुत ऑप्शंस है वहाँ पे। तो आप बस एक, और इजी है बेसिकली। हाँ, तो आपको खर्चा कितना लगता है? अब अगर आप कंपनी खोलोगे और वर्क परमिट लोगे तो आपको उसमें खर्चा लगेगा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए साल का। ठीक है, उसके अलावा? उसके अलावा अगर आप लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूं मैं वहां पे, तो चिंग माई में आपको बेसिकली आप मान लो आपको सस्ते से सस्ती जगह भी मिल जाएगी। आप वहां पे 10,000 रुपए महीने में भी रह सकते हो। हर इंडिया के बाहर 10,000 महीने में? लेकिन वो फिर वैसी जगह होगी जो इतनी फैंसी नहीं होगी। बट एक डिसेंट में क्या, कितने में? 20-25 हजार रुपए महीने में आपको बहुत अच्छा एक बेडरूम का कॉन्डो मिल जाएगा। अच्छा, और बाकी फिर ग्रोसरीज और ये सब? ग्रोसरीज, अब देखो, अगर आप खाना बना रहे हो, मैं तो बाहर से खा रहा था, ठीक है, तो उसमें मान लो अब आप कितना सारा खा रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। करेक्ट। मैं अराउंड 500 बात मैं दिन का खर्च करता था, जो कि होता है 1,000 रुपए कुछ, है ना, 1,000-1,200 रुपए। तो ऐसा कुछ, वो भी मैं पूरा बाहर से खा रहा था, तीनों टाइम। अब उसमें आप किस टाइप का खाओगे कुजीन, जैसे थाई खाओगे तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि आप लोकल जगह से ले सकते हो, लेकिन इंडियन खाना अगर आपको तो फिर एक्सपेंसिव पड़ेगा। फिर आप दिन का आप मान लो 2,000 रुपए तो खर्च करोगे ही करोगे इंडियन में 2,000? हाँ। और फिर ये सब हो गया। अब खुद बनाओगे तो फिर ऑलमोस्ट इंडिया जैसे रेट्स हैं।
ग्रोसरी सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। हाँ, ग्रोसरी से पर हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सब्जियां, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के। एग्री, मतलब हाँ मैं भी गया हूँ, मतलब 15 दिन के लिए हम गए थे लास्ट ईयर, एंड आई मस्ट से कि फ्रूट्स अलग ही वहाँ पे ट्रेड्स ही अलग है फ्रूट्स के। वहाँ पे गुआवा खाओ, मैंगो खाओ, इतने डिफरेंट फ्रूट्स हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। और ऐसा लोगों को लगता है कि थाई फूड में वेज चीजें नहीं है, पर वहाँ वेज चीजें भी है। मैंने बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे थाई फूड, और स्पेशली मतलब वेजिटेरियन तो खाने वही खाना रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली आपको वहाँ अडॉप्ट करना पड़ेगा थोड़ा, आपको वहाँ पहले आप जाओगे टेस्ट थोड़ा गंदा लगेगा थाई फूड का, पर फिर इवेंचुअली आपको अच्छा लगेगा क्योंकि दूसरा कल्चर है, आपको आदत नहीं है वो चीज़ों का, तो वो है, तो आप वहाँ से लोकल फूड खा के एक्सपेंसेस कम कर सकते हो। अब मेन आपको कॉस्ट आएगा वीजे का, क्योंकि आपको वहाँ पे लीगली रहना है और सब कुछ सही से करना है, तो आप वो आपको खुद सॉर्ट करना पड़ेगा। आप कोई लॉयर से बात कर लो थाईलैंड के। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, वीजे का हो गया, तो लेकिन अब यहाँ पे है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी है कि आपको पैसे कमाना, मतलब आप कम से कम 10-15 लाख महीने साल का कमा रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी वहाँ पे सेविंग्स इतनी जल्दी जाएगी कि आपको पता नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, तो आप वहाँ पे एक्टिवा जैसी एक होती है स्कूटी टाइप, रेंट कर सकते हो 2,500-3,000 बात महीने में, जो कि होता है 7 से 10 हज़ार रुपये महीना। या आप सीधा जाके सेकंड हैंड खरीद लो, वहाँ पे सेकंड हैंड मार्केट भी एकदम सॉलिड है। तो आप मान लो 30-40 हज़ार रुपये में आप एक स्कूटी खरीद लो सेकंड हैंड, और चलाओ बस, पूरा आपकी हो गई खत्म। और मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ रेसिज्म कुछ भी नहीं है। अगर आप इज्जत दोगे तो आपको भी इज्जत देंगे, अच्छे से बात, लैंड ऑफ स्माइल्स बोलते हैं, सब हंस के बात करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं। स्वादिका। हाँ तो नहीं, फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स वहाँ पे बहुत रहते हैं, तो अलग अलग कंट्री के लोग हैं, आपकी अलग अलग कंट्री के लोगों से दोस्ती होगी और आप उनसे नेटवर्क कर पाओगे। और वहाँ मीटअप्स होते हैं, अलग अलग नोमैड मीटअप्स। और मीटअप्स। हाँ, और वैसे ही सेम बैंकॉक में भी होता है, पर बैंकॉक में थोड़े एक्सपेंसेस हाई हो जाते हैं। यस, क्योंकि बड़ी सिटी है, हाँ, मेन स्ट्रीम है। पर वहाँ पे एक तरह से सस्ता भी हो सकता है रहना, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। Correct. वहाँ पे बीटीएस है, वो मेट्रो और ये सब, बस तो वो एक अच्छी बात भी है। अब इसमें अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रहना है। मैं चियांग माई प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं सब फेमिलियर हूँ वहाँ से। अब तो मैं बहुत जल्द बैंकॉक भी ट्राई करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, और मेन तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि आप कुछ कमा रहे हो, ताकि आप बस एसईओ के लिए नहीं मूव हो वहाँ पे, आपको पहले कुछ कमाओ पैसे। और ऐसा नहीं कि सेविंग्स के बल पे मूव हो, आपको कांस्टेंट मंथली इनकम आ रही है, तो आप सब लीगली करो और अच्छे से वहां पे जाके अपना बेस बनाओ। क्या क्या करते हो अभी एसईओ में और इन जनरल? तो मैं एसईओ में अभी मेन तो मेरा क्लाइंट वर्क है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं बाहर की कंपनियों से, तो मैं वहाँ उनके लिए काम करता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे क्लाइंट्स के अलावा, अब क्लाइंट्स मेरे बहुत पुराने हैं जितने भी हैं, मैं नए क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए अभी कुछ नहीं करा फिलहाल, तो मेरे पुराने क्लाइंट्स ही चल रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी मेरी वेबसाइट्स तो मैं फ्लिप करता रहता हूँ, तो मैं अपॉर्चुनिटीज देखते रहता हूँ। मैं हमेशा ऑप्शंस पे बैठा रहता हूँ, देखता हूँ डोमेन्स नए नए फ्लिप हुए रहता हूँ मैं हमेशा, और देखता हूँ कि कैसे टाइप के डोमेन्स आ रहे हैं कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं खरीदूं, वो वेबसाइट ग्रो करके फटाफट फ्लिप कर दूं। तो वो एक्स्ट्रा साइड में चलता ही रहता है। और अभी मेरा जल्दी प्लान है एक यूट्यूब चैनल चालू करने का। ओके, परफेक्ट, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। कितना कमा लेते हो साल का? तो मैं साल का इतना कमा लेता हूँ कि मैं एक अच्छी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ले पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो गाइज, दिस इज इट आज के हमारे पॉडकास्ट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि कैसा लगा आपको नीचे, और बताइए कैसे लोगों का और हम इंटरव्यू और पॉडकास्ट ले। इसके साथ साथ मेरे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे शॉर्ट्स वॉच करिए, मैं आजकल नए नए शॉर्ट्स बना रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन थैंक यू मिस्टर मुकुल ज्वाइन करने के लिए हमें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।